हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आवाज परफेक्ट आ रही है? आवाज परफेक्ट आ रही है? ओके, ठीक, बढ़िया। तो कल मैंने आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के बारे में पढ़ाया था, है ना। वाटर के बारे में हम लोगों ने बात करी थी कल। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर टॉपिक कल हमने पढ़ा था, ठीक है ना। अब जो है अपन जो है आज नया टॉपिक पढ़ेंगे, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के, 2 4 5 छोटे क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन चल रहा था कि वाटर जब कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 के आसपास हो स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा, तो पीएच क्या होता है। ये वाला क्वेश्चन शायद मैं आपको सॉल्व करा रहा था और समय हो गया था, है ना। तो उससे पहले, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले, अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बताता हूँ, आप मुझे उत्तर बताते रहना, ठीक है ना। जैसे मान लो मेरे पास H2S है और इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है H प्लस HS नेगेटिव में। आप मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश था, यदि HCl को अंदर, मतलब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं भी था तो भी, मतलब H2S प्रेजेंट था, एक्वस सॉल्यूशन था, H प्लस और H नेगेटिव में टूटता था। मान लो बाहर से HCl मिलाया गया, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H2S पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर इस सोल्यूशन के पीएच पे क्या फर्क पड़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, H प्लस आयन के कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले पूछते हैं H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को क्या होगा। What will happen to H plus ion concentration after addition of HCl? So, what will happen to H plus ion concentration? What will happen to H plus ion concentration after addition of HCl? जल्दी से बताओ क्या होगा H plus ion concentration पे आफ्टर एडिशन ऑफ HCl। देखो, एक बात है, ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा मतलब एम्बिगुअस हो सकता है भाषा में। कुछ बच्चे को ये लग सकता है कि सर आप कौन से H प्लस आइन के बारे में पूछ रहे हो, H प्लस आइन विच इज कमिंग फ्रॉम H2S या टोटल H प्लस आइन। अब चूंकि दिया नहीं है उसने कुछ भी, तो टोटल ही होगा। तो इट विल इंक्रीज, क्योंकि बाहर से जो H प्लस आइन आया है उतना कंज्यूम नहीं होगा, तो थोड़ा बहुत बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगी। लेकिन आप ये सोचो कि H प्लस आइन कंज्यूम हो रहा है, मतलब जो H प्लस आइन बाहर से आया है, थोड़ा बहुत जो H प्लस नेगेटिव है उससे कंबाइन हो जाएगा। मेरी बात को आप लोग ध्यान से सुनना। ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है बेटा। वीक इलेक्ट्रोलाइट होने का मतलब ये बहुत कम टूटेगा। मान लो इसके आपके पास 0.002 मोल थे, इसके भी 0.002 मोल थे, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत कम टूटेगा। और अब बाहर से आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपने मान लो 1 मोल मिलाया, तो ये जो H प्लस आयन है ये HS नेगेटिव से रिएक्ट कर जाएगा, इस पूरे को ले जाके बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये तो लगभग लगभग बचा रहा ना, पूरा का पूरा मोल ही लगभग बचा रहेगा, क्योंकि इसकी मात्रा तो बहुत ही कम थी। तो द थिंग इज दैट कि H प्लस साइन पहले की तुलना में बढ़ जाएगा। क्या इतना कंसेप्ट सबको क्लियर है? H प्लस साइन पहले की तुलना में बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने बाहर से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला है, और मेन कंसंट्रेशन जो H प्लस साइन का है वो बाहर से डाले हुए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द्वारा ही आएगा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। अब दूसरा क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू डिसोसिएशन ऑफ, व्हाट विल बी अफेक्ट ऑन dissociation of H2S. What will be the effect on dissociation of H2S? जल्दी से बताओ बेटा, क्या अफेक्ट पड़ेगा? It will decrease, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो it will decrease, ये असर पड़ेगा, ठीक है। नंबर 3 क्वेश्चन, what will be the effect on pH? What will be effect on pH? pH पे क्या फर्क पड़ेगा बेटा, जल्दी बताओ। pH पे क्या फर्क पड़ेगा? pH will increase, pH डिक्रीज होगा। pH will increase और pH will decrease। यदि H प्लस आइन कम हो रहा है तो pH बढ़ता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो pH will increase। अच्छा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, सॉरी, pH will decrease। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण ही है कि H प्लस आइन इंक्रीज हुआ है, सो pH will decrease। pH will decrease, क्योंकि H प्लस आइन इंक्रीज हुआ ना, क्योंकि H प्लस आइन तो स्ट्रॉन्ग एसिड से आया, बाहर से आया, तो pH will decrease,
ठीक है बेटा, pH will decrease क्योंकि H plus ion will increase. What will happen to Ka of acetic acid? What will happen to Ka of acetic acid? क्या फर्क पड़ेगा एसिटिक एसिड ऑफ Ka पर? It will be the same. बेटा Ka पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक टेम्परेचर नहीं बदलोगे Ka पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. It will be the same. What will happen to concentration of concentration of HS negative? बोलो बेटा, what will happen to concentration of HS negative? It will decrease. HS negative का concentration क्या होगा? Decrease हो जाएगा. क्लियर है बेटा इतनी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको आना चाहिए. मैं एक बार और समझा देता हूँ, मेरी बात को आप ध्यान से सुनो. फिर इसी कैटेगरी में एक और सवाल कराऊंगा और सही लगेगा आपको. मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, है ना. जैसे आपने बाहर से बेटा HCl मिला है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है. मैंने मात्रा भी दे दी यहाँ पे कि यहाँ पे पहले 0.001 था, यहाँ 0.002 था, 0.002 था, 1 मोल बाहर से मिलाया. तो ये बात तो तय है कि 1 मोल का 1 मोल कंज्यूम नहीं हो सकता, क्योंकि इधर एक्चुअली ये H प्लस आयन जो है रिएक्ट कर जाएगा किससे? HS नेगेटिव से, और इसी रास्ते रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. तो इसके मोल तो बहुत ही ज्यादा कम है ना, तो ये तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ना एक तरीके से. तो H प्लस साइन जो बाहर से आया पूरा खर्च नहीं हो सकता. पहले 2 × 10⁻³ था, अब लगभग 1 है, तो ऑफ कोर्स पहले से H प्लस साइन बढ़ गया. सो HCl, so what will happen to H plus concentration after addition of HCl? It will increase. ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? इट विल इंक्रीज, क्योंकि बहुत काम के क्वेश्चन है, ठीक है ना. पहला वाला सबको क्लियर है, इट विल इंक्रीज. ठीक, अब दूसरा वाला सोचो. दूसरे वाले में व्हाट विल बी अफेक्ट ऑन डिसोसिएशन ऑफ H2S? क्योंकि कॉमन आयन बाहर से मिलाया गया तो डिसोसिएशन ऑफ H2S कम हो जाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो इट विल डिक्रीज. थर्ड, व्हाट विल द अफेक्ट ऑन द pH? क्योंकि H प्लस आयन बढ़ गया तो pH डिक्रीज हो जाएगा. व्हाट विल हैपन टू Ka ऑफ एसिटिक एसिड? अब भाई Ka जो होता है एसिटिक एसिड का, वो तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है. अब जिनको लग रहा हो मैथमेटिकली कि सर पहले से H प्लस आयन बढ़ गया, तो क्या हुआ? HS नेगेटिव घट भी तो गया. तो मैथमेटिकली Ka सेम ही आने वाला है जो पहले था. समझे आप मेरी बात को? Ka ओनली चेंजेस बाय द चेंज ऑफ द टेम्परेचर, अदरवाइज इट विल नॉट चेंज. क्लियर? नाउ what will happen to concentration of HS negative? Of course reaction backward direction में जा रही है, तो it will decrease. अब एक और क्वेश्चन बनाता हूं, आप देखना. ये कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन मैंने आपको अभी भी कराया. ठीक, जैसे मान लो मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और मैं ऑब्वियसली टूट रहा है किसमें? अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन में. करेक्ट है. बाहर से किसी ने अमोनियम क्लोराइड मिला दिया, नाउ इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ये पूरा पानी में घुल जाता है. इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ऑफ कोर्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, एंड सिंस इट इज अ वीक बेस, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. करेक्ट है. अब क्वेश्चन वापस से यही होंगे, व्हाट विल हैपन टू द concentration of OH negative? So पहला क्वेश्चन है, what will happen to concentration of OH negative? बोलो बेटा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? What will happen to concentration of OH negative? It will certainly decrease, क्योंकि इधर जो कॉमन आयन आया है वो OH नेगेटिव नहीं हो, अमोनियम आयन है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, OH नेगेटिव कंज्यूम होगा. तुम लोग को मेरी बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे जो कॉमन आयन मिलाया वो पिछली बार की तरह H प्लस नहीं मिलाया, अब की बार दूसरा काउंटर आयन मिलाया. ये काउंटर आयन मिलाया, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो OH नेगेटिव से रिएक्ट करके ही तो जाएगी. तो व्हाट विल हैपन टू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव? इट विल डिक्रीज. हाँ, यदि यहाँ पर मान लो इसी में मेरे पास ऐसा होता कोई सोल्यूशन है ना, और इसके अंदर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये तुम तोड़ रहे थे इनटू अमोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, और इसके अंदर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट NaOH मिला देता, तब OH नेगेटिव आयन के कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ता? तब इंक्रीज हो जाता. ये बात समझने योग्य है, तब इंक्रीज हो जाता. समझ रहे हो? कॉमन आयन इफेक्ट दोनों जगह लग रहा है, लेकिन एक में इंक्रीज हो रहा है, एक में डिक्रीज हो रहा है. कोई कंफ्यूजन नहीं पालना है इंक्रीज और डिक्रीज होने का, आपको कंसेप्ट को पकड़ के चलना है कि कंसेप्ट क्या है.
कचरे हो गए, बहुत दूर चला गया ये बच्चे, थोड़ा पास लाना पड़ेगा। ओके डन, ठीक है, दिख रहा है ना ढंग से? चलो आई होप सो दिख रहा है, ठीक है ना? अभी दिख रहा है पूरा, ठीक। तो द थिंग इज दैट द कंसंट्रेशन इन दिस केस ऑफ OH नेगेटिव आयन विल डिक्रीज। concentration of OH negative ion after NaOH is added, इस केस में इंक्रीज होगा, मैंने अभी गलती से डिक्रीज बोल दिया था। कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आफ्टर NaOH इज एडेड, ऐड किया, इट विल इंक्रीज, इट विल इंक्रीज, क्योंकि जो आयन ऐड किया जाता है उसका कंसंट्रेशन पहले की तुलना में हरदम इंक्रीज ही हो जाता है। जो आयन बाहर से ऐड किया जा रहा है उसका कंसंट्रेशन पहले की तुलना में इंक्रीज हो जाता है, ठीक है बेटा। इस केस में डिक्रीज हो रहा है, सबको बात समझ में आई? क्योंकि इधर अमोनियम आयन ऐड किया था तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, तो अमोनियम आयन का कंसंट्रेशन तो पहले की तुलना में बढ़ेगा लेकिन OH नेगेटिव का घटेगा, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया। अब दूसरा सवाल कोई आपसे यहाँ पे पूछ ले, व्हाट विल हैपन टू द POH, व्हाट विल हैपन टू POH। अब OH नेगेटिव यदि डिक्रीज हुआ है तो POH इंक्रीज होगा, OH नेगेटिव यदि डिक्रीज हुआ है तो POH इंक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशनशिप चलता है ना बेटा। यहां पर कोई पूछे आपसे व्हाट विल हैपन टू POH, व्हाट विल हैपन टू POH, तो आप बोलोगे POH विल डिक्रीज, और यहां आपसे पूछता व्हाट विल हैपन टू pH, व्हाट विल हैपन टू pH, तो pH इंक्रीज होगा, क्योंकि POH डिक्रीज होगा तो pH इंक्रीज होगा, ऑब्वियस सी बात है। इस सवाल में भी यही होता है, व्हाट विल हैपन टू POH, इट इंक्रीजेस एंड pH डिक्रीजेस। आई होप सो मैं आपको ये कंसेप्ट समझा पाया हूँ, सब लोगों को बात समझ में आ गई होगी ये वाली, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सवाल यूं ही पूछता हूँ, उसके बाद आप इसको नोट कर लेना। मैं आपसे बोल रहा हूँ मेरे पास पानी था, मेरे पास पानी था, ठीक है, यदि मेरे पास पानी था और मैंने पानी को गर्म कर दिया, व्हाट विल हैपन टू द pH, POH एंड नेचर ऑफ द वाटर। मेरे पास पानी था और मैंने उसको 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी था, मैंने उसको 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर दिया, व्हाट विल हैपन टू pH, POH एंड नेचर ऑफ वाटर। तीन आंसर आपको देना है। pH will decrease or increase, pH will decrease or increase, it will decrease, pH will decrease because you have increased the temperature, H plus ion concentration will increase and pH will decrease, nature of water will remain neutral only because जितना H plus बढ़ेगा उतना ही OH नेगेटिव बढ़ेगा, जितना pH गिरेगा उतना ही POH गिरेगा, तो sum of pH plus POH will be less than 14 now, sum of pH plus POH will be less than 14 now। I suppose that सब बच्चों को बात क्लियर है। कल का लेक्चर भी ध्यान से देखना है और आज का लेक्चर भी देखना है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कल के लेक्चर में जो भी लगा था लास्ट लेक्चर, उसमें मैंने आपको बहुत आराम से अच्छे से ये वाली बातें सिखा दी थी। चलो इसको फटाफट नोट कर लो आप, इसके बाद मैं आपको इसका अगला एस्पेक्ट पढ़ाता हूँ। एक वो वाला सवाल जिसको बहुत लोग गलत तरीके से पढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं वो सवाल। मिटा दूं बेटा इसको, मैं चले मिटा दूं, यस। इन दोनों केस में जो अभी बोर्ड पे मैंने बनाए थे, इनमें केबी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? दो केस जो अभी बोर्ड पे बने थे, इसमें केबी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? नो चेंज, इट विल रिमेन द
same because temperature is same, Kb remains same. ठीक है बेटा, चलो एक सवाल समझना, यदि कोई आपसे ही बोल रहा है कि ये डिब्बो है, इस डिब्बों में H+ आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 है, फाइंड pH, फाइंड pH। तो इसका आंसर होगा pH बराबर 8। ठीक है बेटा, अब एक और क्वेश्चन क्रिएट करता हूं और यहां पर मैं बोलता हूं मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और इसका कंसंट्रेशन है 10 की पावर -8, एक्वस सोल्यूशन है, मतलब पानी के अंदर है, एक्वस सोल्यूशन है, फाइंड pH, फाइंड pH। ठीक है बेटा, फाइंड pH। अब इसका आंसर होगा <<7। अभी दो क्वेश्चन आपने देखे, लगभग लगभग एक जैसे ही दिख रहे हैं क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे हो लगभग लगभग एक जैसे ही क्वेश्चन आपको दे रहे हैं दिखाई, ठीक है, पर आंसर में भिन्नता है, आंसर जो है वो अलग अलग आ रहा है। एक में हम देख रहे हैं, पता नहीं मैंने अपना नया वो कहाँ रख दिया चौक वाला, खैर जो भी हो इसी से लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलो, तो क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में देखो H+ आयन कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 दिया है और pH 8 आया है, और इस क्वेश्चन में HCl स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 दिया है, एक्वस सॉल्यूशन है और pH <<7 आया है। देखने में दोनों के दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही लगभग दिख रहे हैं, मिल गया, देखने में दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग एक जैसे ही दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली एक जैसे नहीं है। इसमें परागी पीकेबी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें, ठीक है, वो सिर्फ टेम्परेचर से बदलती है, वो सिर्फ टेम्परेचर से बदलती है। चलो इधर जो भाई, H+ आयन 10 की पावर -8 है, इसका मतलब ये है कि टोटल H+ आयन 10 की पावर -8 है, कोई भी सोर्स क्यों ना हो। इससे टोटल H+ आयन दिया है, इसने कोई एसिड आपको नहीं दिया, इसने बोला है टोटल H+ आयन कंसंट्रेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 10 की पावर -8। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, कितने भी सोर्सेज हो, हर सोर्स से H+ आयन जो है वो 10 की पावर -8 ही आ रहा है, तो pH 8 ही होगा। परंतु इस क्वेश्चन में उसने बोला एक्वस सॉल्यूशन है और एक सोर्स बताया है HCl से आ रहा है 10 की पावर -8, पर एक और सोर्स होता है जिससे H+ आयन आता है, और वो सोर्स है पानी, वाटर, वो सोर्स है पानी, वाटर, करेक्ट है। यहीं पे एक और सवाल मैं आपके लिए बनाता हूं जिससे कंसेप्ट और क्लियर होगा। एक सवाल और बनाता हूं, वो सवाल ये है कि ये एक सोल्यूशन है जिसमें एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, और इसमें HCl का कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 है, करेक्ट है। इसमें 10 की पावर -8 m था, 1 लीटर सोल्यूशन था, 1 लीटर सोल्यूशन था आपके पास, इधर भी 1 लीटर सोल्यूशन है, करेक्ट है। 10 की पावर -3 m है मेरे पास, करेक्ट है बेटा। अब मेरी बात को समझना, इधर उसने पूछा फाइंड pH, फाइंड pH, तो इसका सोल्यूशन होगा pH बराबर 3। अब बड़ा घोर आश्चर्य हो गया कि पहले वाले में -log(H+ साइन किया, तीसरे वाले में -log(H+ साइन किया, दूसरे वाले में क्यों नहीं किया? दूसरे वाले में भी ऐसे कर देते, 10 की पावर -8 था तो क्यों नहीं कर दिया? उसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। एक्चुअली इसमें और इसमें दोनों में वाटर के द्वारा आने वाला H+ साइन कंसीडर नहीं किया गया है। इन क्वेश्चन 1 H+ आयन concentration is overall, जो जहां से आ सकता है, that is
counted from all sources, counted from all sources. Therefore pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस साइन, जहां पर ये जो है दिस इज concentration of H plus ion from all sources present in solution, present in solution. Solution में जितने सोर्स से H plus ion आ सकता है उतने सब सोर्स से, तो therefore minus log of H plus ion is equals to, तो आ जाता. In question number 3, H plus ion from HCl is equals to 10 to the power minus 3m and from HOH is less than 10 की पावर माइनस 7m. बेटा यदि HOH ना होता, यदि HCl ना होता तो HOH से 25 डिग्री सेंटीग्रेड H प्लस आइन आता, वो 10 की पावर माइनस 7m आता. लेकिन HCl की प्रेजेंस में कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो 10 की पावर माइनस 7 से कम होगा. कई लोग इसको पढ़ाते हुए 10 की पावर माइनस 7 ही लिख देते हैं, जो कि एक्चुअली गलत है. एग्जामिनर कल के दिन ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, मैं आपको बताऊंगा कि वो कब आपको ऐसा क्वेश्चन देकर के आपका आंसर गलत करा सकता है, क्योंकि क्लासेस में ही चलता है. वो 10 की पावर माइनस 7 ले लेते हैं, आंसर में फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत ही माइन्यूट सा अंतर आता है. इसलिए अब सुनना आप मेरी बात को ध्यान से. इन क्वेश्चन 3 H plus ion from HCl is 10 की पावर minus 3m and from water is less than 10 की पावर minus 7m. Therefore overall H plus ion concentration is 10 की पावर minus 3 only, because 10 की पावर minus 7 is negligible. बोले बेटा सहज, बेटा कल का पढ़ के आओ, कल जो पढ़ाया था वो आज पढ़ के आया करो. कल मैंने पढ़ा दिया था H प्लस आइन जो वाटर से आता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 की पावर माइनस 7 होता है, और कॉमन आयन इफेक्ट भी पढ़ा दिया था. प्लीज कल का लिटरेचर पढ़ो, उसके बाद में बात करो. नाउ एंड फ्रॉम HOH लेस देन 10 की पावर माइनस 7m, कल ये मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया था, ठीक है. देयरफॉर practically concentration of H plus ion is equal to 10 की पावर minus 3 overall. Overall concentration 10 की पावर minus 3 m. Therefore pH is equal to 10 की पावर, pH is equals to 3. In question 2, H plus ion concentration from HCl बराबर 10 की पावर minus 8 and from water let us assume. मैं क्यों ये लिख रहा हूं let us assume, क्योंकि अंतर बहुत कम आता है अभी, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी बताऊंगा. 10 की पावर माइनस 7. Therefore H plus ion overall is equal to 1 into 10 की पावर minus 8 plus 1 into 10 की पावर minus 7 is equals to 1.1 into 10 की पावर minus 7. Therefore pH is equal to minus log of 1.1 into 10 की पावर minus 7 is equals to 7 minus log 1.1, which is less than 7. Therefore the answer was less than 7. कुछ पल्ले पड़ा. सेकंड क्वेश्चन में इतना सारा H प्लस आइन HCl से आ रहा था कि वाटर से आने वाला हमने नेग्लेक्ट कर दिया था. थर्ड वाले में मैंने 10 की पावर माइनस 7 लिखा जरूर है, लेकिन ये इससे भी कम है, 10 की पावर माइनस 7 से भी कम है. एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे तो 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 आएगा. समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं वो कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा, लेकिन नीट में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं फटाफट आपको सिखा दूंगा वो कैलकुलेशन. जेई वगैरह में आपको जरूरत पड़ सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी वहां पर, और 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कैलकुलेशन में आ जाएगा. ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने बोल दिया 10 की पावर माइनस 7 ही है मान लो. एग्जामिनर आपको कैसे घुमा सकता है वो भी मैं आपको बताऊं. एग्जामिनर कहां गलती करा सकता है, इस अजम्पशन की गलती एग्जामिनर कैसे करा सकता है, वो आपसे ये कह सकता है कि H प्लस साइन कमिंग फ्रॉम द वाटर इज 10 की पावर माइनस 7.
लेस देन 10 की पावर -7, मोर देन 10 की पावर -7, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी, नन ऑफ दीज, ऐसे करके दे दे। अब उस केस में आप फंस जाओगे, क्योंकि आप रट्टा मार के बैठे हो कि वाटर से 10 की पावर -7 ले लेना है, जबकि H प्लस साइन कमिंग फ्रॉम द वाटर विल बी लेस देन 10 की पावर -7। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? नेचुरल सी बात है यार, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, HCl रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है? वाटर है, वाटर का डिसीजन क्या होगा? HCl की प्रेजेंस में कम हो जाएगा, ठीक है ना, रिलेटिवली थोड़ा सा कम हो जाएगा, सो दैट विल बी लेस देन 10 की पावर -7। बट अभी आपने प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए देख लिया कि चूंकि वो 10 की पावर -7 के नजदीक आता है, तो हमने वही वैल्यू अज्यूम करके इधर लिख दिया 7 माइनस log 1.1। तो log 1.1 की वैल्यू आप यदि देखोगे तो दैट विल बी 0.03, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, और log 2 की वैल्यू 0.3 होती है। यदि इसको हम 10 पॉइंट में बांट दें, मतलब 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 2, तो इन सारे पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना है? 0.3 का है वैल्यू का, 0 से लेके 0.3, तो एक पॉइंट पे डिफरेंस कितना हुआ? 0.03 का होगा। ये अप्रोक्सीमेट है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया? log 1.1 को क्या लिख दिया? 0.03। log 1 की वैल्यू 0 है, तो 1.1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पॉइंट पे कितना बढ़ा? 0.03, तो ये कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली जो है वो समवेयर अराउंड 6.7 के करीब आ जाएगा, और जब एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो 6.8 के करीब आएगा। सो इट डज नॉट मेक एनी, हाँ 6.97, सॉरी 6.97 के करीब आ जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने पर, हाँ एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने पर भी लगभग ऐसे ही आता है, 6.98 लगभग ऐसा आ जाता है एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने पर। तो बेटा लेकिन उसमें आपको एक पन्ने की क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, लेकिन एग्जामिनर आपसे क्वाड्रेटिक नहीं पूछेगा, लेकिन एग्जामिनर आपसे ये वाला सवाल जरूर पूछ सकता है कि H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना था, क्या वो लेस देन 10 की पावर -7 था, मोर देन था, कि इक्वल था, कमिंग फ्रॉम दी वाटर। तो आप क्या निशान लगाओगे? वाटर से जो H प्लस आयन आता है दैट इज लेस देन 10 की पावर -7। नोट करो इसको फटाफट, नोट करो इसको फटाफट। हो गया नोट? ओके डन, धनाधन धनाधन। अब ओके बेटा, समझना, उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि उसकी इतनी जरूरत नहीं है आपको, लेकिन बता देता हूँ फटाफट। H प्लस प्लस OH नेगेटिव, ठीक है बेटा। जब आपने इधर HCl बाहर से नहीं डाला था, तब एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये 10 की पावर -7 था, ये 10 की पावर -7 था, when HCl was not added, was not added। जब HCl ऐड किया गया तो रिएक्शन बैकवर्ड गई, तो चूंकि रिएक्शन बैकवर्ड गई तो तब ये नहीं रह जाएगा, मान लो कुछ x मोल है जो इससे आ रहा है, और जो HCl आपने ऐड किया गया, HCl एडेड 10 की पावर -8 m 1 लीटर सोल्यूशन लिया है, ठीक है बेटा, 1 लीटर सोल्यूशन लिया है हमने। तो अब जो इधर ऐड हुआ वो कितना हुआ? x प्लस 10 की पावर -8, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा टूट जाता है तो उससे 10 की पावर -8 ही आएगा। इधर ओवरऑल कंसंट्रेशन होता है, मैं आपको कल बहुत पढ़ा चुका हूँ ये,
इधर जो भी H प्लस साइन होगा ओवरऑल जितने भी सोर्सेस आता है सब इधर रखा जाएगा, into x is equal to kw which is equals to 10 की पावर minus 14. So x square plus 10 की पावर minus 8x is equals to 10 की पावर minus 14. Therefore x square plus 10 की पावर minus 8x minus 10 की पावर minus 14 is equals to 0. आप जो है b plus minus under root of b square minus 4ac by 2a लगा करके वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो x के लिए एंड फाइनली यू विल हैव द आंसर। क्लियर है बेटा? जब आप ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाओगे तो फिर आपके पास में फाइनली जो कंसंट्रेशन आ जाता है इसका वो आता है 0.618 इंटू 10 की पावर माइनस 7 बराबर x. सो H प्लस साइन कितना हो जाएगा? देयरफॉर H प्लस साइन ओवरऑल will be equal to 10 की पावर माइनस 8 प्लस नहीं ये कैलकुलेशन गलत है, सॉरी ये कैलकुलेशन गलत है, ये इतना नहीं आएगा, ये 10 की पावर माइनस 7 के लिए, चलो इसको मैं 10 की पावर माइनस 7 कर देता हूँ, तो ये भी 10 की पावर माइनस 7 हो जाएगा। तो अब यदि आप कैलकुलेट करोगे तो यही कैलकुलेशन आएगा आपके पास में। सो H प्लस साइन कमिंग फ्रॉम HCl इज 10 की पावर माइनस 7 और इससे आ रहा है 0.618 इंटू 10 की पावर माइनस 7. दिस विल कम आउट टू बी 1.618 इंटू 10 की पावर माइनस 7 concentration of H plus ion. Therefore, pH is equal to 7 minus log 1.618. Approximate answer 6.8 के करीब आ जाएगा pH. समझ ला? आया बेटा? आया बेटा? और यदि यही जो है मान लो आप वैसे करते सॉल्व, क्या नाम है उसका, मतलब कुछ नहीं करते सिर्फ ट्रिक से सॉल्व कर लेते जैसा कि क्लासेस में होता है, तो वो क्या करता, वो बोलता कि टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना बोल देता, बोलता टोटल H प्लस आयन कंसंट्रेशन बराबर है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7. क्यों? क्योंकि बोलता 10 की पावर माइनस 7 वाटर से आया और 10 की पावर माइनस 7 HCl से आया, तो दोनों से सम कर दिया, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 हो गया, तो pH कितना होता, 7 माइनस लॉग 2 बराबर 6.7 होता। तो आप जब गलत कैलकुलेशन करते हो तो 6.7 आता है, सही करते हो तो 6.8 आता है, लेकिन इसमें बहुत सारी कैलकुलेशन है और इसमें कैलकुलेशन रिलेटिवली बहुत ज्यादा कम है एंड देयरफॉर आप जो है इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो रिलेटिवली। तो इसलिए क्लासेस में ये पढ़ा दिया जाता है, पर ये है गलत, सही मेथड ये है। क्वाड्रेटिक आप सॉल्व कर लोगे बेटा? क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे? क्लियर है बेटा? क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे सब लोग? ओके, वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है अथर्व सोहानी, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू, क्योंकि आपका ध्यान खुद का पढ़ाई में नहीं है, तो मैं आपकी क्या बात सुनूं? जरा ध्यान से घूरो, क्या लिखा हुआ है वहां पे? H प्लस साइन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 लिखा है, तो 7 माइनस लॉग 3 होता है, लॉग 2 होगा? चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला आप सोल्यूशन चाहे तो रिमेंबर करें, नहीं चाहे तो भी काम चलेगा, ज्यादा कुछ इसमें आना नहीं है एग्जाम में, है ना? इसमें क्या होता है, थोड़े थोड़े छोटे छोटे ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि, और बच्चे इसमें बहुत गलती भी करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत गलती करते हैं, क्योंकि उनको एकदम वो ट्रैप होता है एक तरीके से। जैसे ही कंसंट्रेशन एसिड से आने वाला कंसंट्रेशन, सुनना मेरी बात को ध्यान से बेटा, यदि किसी ने आपसे बोला ओवरऑल H प्लस कंसंट्रेशन इतना है, कुछ नहीं करना, माइनस लॉग ऑफ जो भी H प्लस आयन कंसंट्रेशन लिखा हुआ है वही pH है। क्या समझे? यदि आपके पास ऐसा है कि इफ overall H plus ion concentration is given, यानी ओवरऑल H प्लस आयन कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है, तो कुछ करना ही नहीं है, सीधा सीधा लिख देना है pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। ठीक है बेटा? इफ कंसंट्रेशन
of strong acid is greater than 10 की पावर -6। अब 10 की पावर -6 से ग्रेटर मतलब 10 की पावर -5 -4 क्योंकि इतना समझ रहे हो ना, माइनस में पावर है ना। सो 10 की पावर वो -6 से यदि ग्रेटर है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड का, कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज ग्रेटर देन 10 की पावर -6, देन पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ जो भी कंसंट्रेशन है किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड से, नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आइन कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड। वाटर देखना ही नहीं है, मतलब इन दोनों केस में वाटर कंसीडर हो गई नहीं, क्योंकि इसमें तो वाटर का मिला के H प्लस आइन दिया, उसको बोला ओवरऑल H प्लस आइन। बोले बेटा, उसको बोला ओवरऑल H प्लस आइन। हालांकि आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि सर जी वाटर से ही जब 10 की पावर -7 के करीब कुछ आता है तो ओवरऑल H प्लस आइन कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 कैसे आ सकता है। आप चिंता मत करो, वो भी बताऊंगा कैसे आ सकता है। लेकिन यदि उसने आपको दिया H प्लस आइन कंसंट्रेशन 10 की पावर -13 और पीएच पूछा है तो दिमाग नहीं लगाना है, 13 है पीएच। क्या सुना, उसने बोला H प्लस आइन कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज 10 की पावर -13, दिमाग नहीं लगा, पीएच इज 13, खत्म, ओवरऑल दिया है उसने, जितने भी सोर्सेस हो सकता है। दूसरे वाले में 10 की पावर -6 से ज्यादा यदि कंसंट्रेशन दिया है तो वाटर वाला नेग्लेक्ट कर सकते हैं। In this case, we can neglect the. In this case, neglect concentration of H plus ion from water. But if concentration of strong acid is 10 की पावर -7 or less, 10 की पावर -8, 10 की पावर -9, 10 की पावर -10, etc., then consider H plus ion concentration from water. अब ये सेम बेस के केस में भी होगा बेटा, जैसे किसी ने बोला कैलकुलेट pH of, calculate pH of a aqueous solution containing 10 की पावर -7 NaOH. Calculate pH of an aqueous solution containing 10 की पावर -7 m NaOH per liter of solution. मतलब कंसंट्रेशन हो गया 10 की पावर -7 m हो गया, ठीक है बेटा। 10 की पावर -7 m NaOH लिख देते हैं, m NaOH, उससे काम चल जाएगा, m NaOH, ठीक। तो अब आप सोचो यहाँ पर OH नेगेटिव का ओवरऑल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, दैट विल बी 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -7। मैं मान रहा हूँ ये गलत है, ये लेस देन 10, क्योंकि दिस इज कमिंग फ्रॉम NaOH, कमिंग फ्रॉम NaOH, दिस इज कमिंग फ्रॉम, बोलो बेटा, कमिंग फ्रॉम, बोलो बेटा, दिस इज कमिंग फ्रॉम वाटर। क्या ये 10 की पावर -7 होगा कि उससे कम होगा, क्या 10 की पावर -7 होगा कि उससे कम होगा, उससे कम होगा, ड्यू टू विच अफेक्ट, ड्यू टू विच अफेक्ट, कॉमन आइन अफेक्ट, ठीक। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली मान लिया 2 × 10 की पावर -7, तो यहाँ पे POH कितना आ जाएगा, POH विल बी 7 माइनस log 2 बराबर 6.7, तो pH बराबर कितना होगा 7.3। आया कि नहीं आया, तो pH बराबर कितना होगा 7.3 हो जाएगा, बिकॉज pH प्लस POH बराबर होता है 14। यहाँ पे मेंशन करना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, नहीं किया है तो आप मान लो 25 था, ठीक। चलो, ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आपसे गलतियां करवाते हैं और आपको इसमें गलतियां नहीं करनी है, बहुत संभल के चलना है, ऐसा है, ठीक है ना। आई होप सो ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। थर्ड केस में स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ थर्ड केस में स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 है या लेस देन 10 की पावर -7 है, ठीक है ना। तो H प्लस आइन कमिंग फ्रॉम दी वाटर हमको कंसीडर करना है।
ठीक है बेटा, नहीं थर्ड केस में स्ट्रॉन्ग एसिड ही तो है। इफ कंसिडर, अच्छा यदि स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं दिया है तो बेटा कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा। फिर मतलब फिर आप वो जो आपने वीक एसिड का जिस तरीके से पीएच कैलकुलेट करते थे उस तरीके से पीएच कैलकुलेट करना। ठीक है बेटा, जैसे वीक एसिड का पीएच कैलकुलेट करते थे वैसे फिर अपन को पीएच कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर आपने यदि बाहर से वीक एसिड मान लो मिलाया तो क्या फर्क पड़ेगा? फिर द क्वेश्चन बिकम्स अ बिट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज HOH से भी नहीं आ रहा है और एसिटिक एसिड से भी नहीं आ रहा है, वो आपके सिलेबस से बाहर हो जाएगा। आप उसकी टेंशन मत लो, आप उसकी टेंशन मत लो। वीक एसिड मिला करके कोई कॉमन आयन इफेक्ट लगता नहीं है। तो H+ आयन कंसंट्रेशन आप उसके बाद यदि निकालना चाह रहे हो तब भी निकाल सकते हैं अपन, नया वीक एसिड का कंसंट्रेशन निकाल लेंगे और फिर जो मेथड मैंने आपको वीक एसिड का पीएच निकालने का बताया उस तरीके से कर लेंगे। समझ गए आप मेरी बात को? समझ गए आप मेरी बात को? लेकिन वो आपको आना नहीं है, आप टेंशन मत लो। देखो यदि वीक एसिड कोई बाहर से मिला दे तो नया कंसंट्रेशन वीक एसिड का निकाल लो, जो भी आ रहा है। जो वीक एसिड का नया कंसंट्रेशन आ रहा है उसको फिर पीएच निकालने का वही मेथड इस्तेमाल करना जो मैंने आपको 2 क्लास पहले सिखाया था। ठीक है मैडम। कॉम्प्लिकेशन तब हो जाएगा कि यदि मान लो वीक एसिड से वो आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं क्यों डिस्कस करूं, मतलब आपको नहीं आएगा उतना, मतलब जबकि वीक एसिड से भी बहुत ज्यादा कम आ रहा हो H+ आयन और फिर वाटर का भी कंसीडर करना पड़े, उस टाइप का क्वेश्चन आपको आना नहीं है। मतलब कैलकुलेशन को जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी उसमें, उतना टाइम नीट में होता नहीं है बच्चे के पास, तो मत फंसो उस चीज में। चल अब आते हैं अपन अगले एस्पेक्ट पे। ऐसे कोई एग्जामिनर आपको क्वेश्चन दे सकता है, बोल सकता है सपोज 10⁻⁵ mHCl solution aqueous is present and it is diluted by 100 times. What will be the difference of, what will be value of pH1 minus pH2? pH1 कब है? जब वो डाइल्यूट नहीं किया था, और pH2 कब है? जब डाइल्यूट कर दिया गया था 100 टाइम्स। समझ रहे बात? तो pH1 कितना आएगा बेटा? pH1 तो 5 हो जाएगा क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है। pH1 तो 5 हो जाएगा क्योंकि 10⁻⁻6 से बड़ा ही है, तो वाटर वाला कंसीडर ही नहीं करना। अब pH2 कैसे निकालेंगे? pH2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नया कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा क्योंकि 100 टाइम डाइल्यूट किया गया है। तो M1V1 बराबर M2V2। भाई जब डाइल्यूशन किया जाता है तो हरदम सॉल्वेंट मिलाया जाता है, 100 टाइम मिला दिया गया ना। तो M1V1 बराबर M2V2। मान लो इनिशियल वॉल्यूम V2 बराबर क्या है? 100V1, 100 टाइम्स डाइल्यूट किया गया ना बेटा, तो उसको 100 गुना वॉल्यूम कर दिया गया। सो M1 कितना था? 10⁻⁵ था, ये V1 था, बढ़ जाएगा M2 into 100V2। देयरफॉर M2 बराबर हो जाएगा 10⁻⁻7 बेटा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। अब कॉम्प्लिकेट हो गया मामला क्योंकि 10⁻⁻7 हो गया, 10⁻⁻7 हो गया तो कचरे हो गए। V1 क्या है? V1 की जरूरत ही नहीं, तुमको काट देना V1 से V1। ये क्या है? 100V1 है, V1 से क्या हुआ? V1 कट गया, खत्म बात। ठीक, M2 बराबर आ गया 10⁻⁻7। अब आप जो है इसका pH कितना हो जाएगा? Therefore pH2 is approximately equal to 6.8, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था।
6.8, therefore pH1 minus pH2 is equal to pH1 minus pH2 is equal to pH1 कितना था बेटा 5 था minus 6.8 is equals to minus 1.8, डिफरेंस इतना आ जाएगा। सवाल आ गया सबको समझ में? 6.8 है ना, 1.8 था बेटा, आ गया सबको सवाल समझ में? बस इतना काफी है। अब मैं कितनी भी मेहनत कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप खुद मेहनत ना करो, ठीक है ना। वाटर का पीएच बेटा नेगेटिव एज सच होता नहीं है, मतलब, लेकिन वो तो एक स्केल है, जिस स्केल पे आपने माना है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो द थिंग इज दैट ये नेगेटिव पीएच नहीं, डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है, समझ रहे हो आप मेरी बात को? ये पीएच नेगेटिव नहीं है, डिफरेंस नेगेटिव आ रहा है। ओके चलो, ये भी एक कंसेप्ट है वैसे, पीएच नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब इस पर जो है थोड़ा सा मतलब काफी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं हो सकता है, कुछ लोग बोलते हैं हो सकता है, और जो लोग बोलते हैं नहीं हो सकता है उनके लॉजिक में कोई कमी नहीं है, सच बोले तो वो भी लॉजिकली बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपने पूछा है कैन पीएच बी नेगेटिव, क्योंकि ये चीज जो है वो काफी मतलब लोगों टू लोगों वेरी करती है कि लोग क्या मान रहे हैं, क्योंकि एक स्केल है बेटा। अब स्केल जो होता है वो अब आप 0 से 14 मान लो, आप स्केल को नेगेटिव से मान लो, वो आपका सोच है ना। अब सुनना, क्योंकि आपने पूछा तो मैं आपको एक चीज बता ही देता हूँ, वो है फाइंड पीएच ऑफ 100 m solution, 100 m HCl solution aqueous। बेटा 100 m HCl solution का मतलब हुआ 1 मोल HCl, सॉरी इसका मतलब हुआ 100 मोल HCl, बोले तो 100 into 36.5 ग्राम HCl is present in 1 liter solution। 1 लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर इतना मौजूद है, ठीक है बेटा। अब ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है सोल्यूशन, यदि देखा जाए तो ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। तो हाईली हाईली जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होता है, यदि आपको याद आ रहा हो, वैसे आपकी याददाश्त का मुझे कोई भी ऐसा वो नहीं है कि आपको याद होगा, मैंने एक जमाने में आपको बताया था एक्टिव मास जो होता है वो बराबर होता है एक्टिविटी कोफिशिएंट। एक आध बच्चे को याद होगा जो पढ़ाई कर रहा है, ज्यादातर तो भूल ही गए होंगे, इनटू कंसंट्रेशन। और मैंने बोला था हाईली हाईली एक्टिव सोल्यूशन जो होते हैं, हाईली हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं, इनका एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1/c होती है, इनटू सी। सी हमारा c इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो इसका पीएच कितना हो जाएगा? पीएच विल बी इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एक्टिविटी कोएफिशिएंट का, मतलब एक्टिव मास, और एक्टिव मास क्या है 1 इज इक्वल टू 0। अब इसी को कुछ लोग जो है वो ऐसे पढ़ा देते हैं कि पीएच बराबर माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर 2 इज इक्वल्स टू -2। मेरे हिसाब से ये सोल्यूशन सही नहीं है, और मैं उसको वैसे भी प्रूव कर सकता हूं कि यहाँ H प्लस साइन एक्चुअली डिसोसिएट होगा ही नहीं, इतना पानी है ही नहीं, इतना हाईली हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है कि H प्लस साइन फ्री होगा ही नहीं। तो चूंकि HCl डिसोसिएट नहीं होगा तो H प्लस साइन फ्री नहीं होगा, H प्लस साइन फ्री नहीं होगा, तो फिर आप उसको काउंट कैसे कर सकते हो माइनस लॉग ऑफ H प्लस साइन कंसंट्रेशन में? यदि आप मान लो आज के दिन सॉलिड HCl ले लो तो उसका पीएच क्या 0 आ जाएगा, क्योंकि उसका एक्टिव मास तो 1 होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या बोल रहा हूं मैं, आपने इतना सारा HCl भर भर के रखा हुआ है, इतना हाईली हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, ऑलमोस्ट सॉलिड के नजदीक पहुंच जाएगा वो, तो एक्टिव मास उसका क्या होगा 1 आ जाएगा।
यश गीते, जब ये डिसोसिएशन होता है बेटा, तो आप याद करो एक सॉल्वेशन एनर्जी मैंने आपको पढ़ाया था, हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ाया था, याद आया तुम लोगों को? तो जब भी कोई चीज आप HCl पानी में डालोगे, सॉलिड HCl आपने लिया और लेके उसको पानी में डाल दिया, तो क्या होगा? उसको जब आप पानी में डालते हो तो पानी में डालने पर उसको वाटर के मॉलिक्यूल तोड़ देते हैं और तोड़ करके उसके चारों तरफ जिगीलाला करते हैं। याद आया तुम लोगों को? उस एनर्जी को हम बोलते थे कौन सी एनर्जी? हाइड्रेशन एनर्जी। बट ऐसा करने के लिए पानी की मौजूदगी जरूरी है। यदि पानी नहीं होगा तो H और Cl के बीच में बॉन्ड क्यों टूटेगा? तो सिंस इट इज अ हाईली 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 कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, HCl का बॉन्ड टूटना बहुत अनलाइकली हो जाता है या बहुत कम बॉन्ड टूटेंगे। तो सर्टेनली कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन 100 m तो नहीं आएगा। तो चूंकि वो 100 m नहीं आएगा तो pH जो होगा वो ऑब्वियसली आप इस तरीके से 10⁻² रख के -2 नहीं निकाल सकते हो। अब जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो क्या है? वो ये है भाई, एक्टिविटी कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन 1/c इनटू c होता है। ऐसे ही एक सवाल और, क्योंकि बोर्ड खाली पड़ा हुआ है तो इस पे भर देता हूं, उसके बाद सॉल्ट हाइड्रोलिसिस चालू करूंगा। सुनो, एक किताब में सवाल दिया था, 1m HCl aqueous solution having activity coefficient equal to 0.8. Find out pH of HCl solution. अब बेटा क्या हो जाएगा? pH will be equal to minus log of H+ ion, which is equals to minus log of activity coefficient into concentration, which is 0.8 into 1. 0.8 activity coefficient है, concentration है 1. Therefore pH will be equal to minus log of 0.8 है, तो this is 8 into 10 की power -1 is equals to 1 minus log 8, which is equals to 0.1 is equals to pH. चमका कि नहीं चमका? इसी के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड वाला pH वाला पोर्शन खत्म हो गया है। I will not say it is easy when you really read that. I will not say it is easy when you really read that. But जिस तरीके से मैंने आपको हर एस्पेक्ट को बहुत आराम से समझाया, यदि आप लेक्चर्स को ढंग से देखोगे तो आपको बिल्कुल 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यू मस्ट सी द लेक्चर वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है बेटा? तब जाकर के आपको ये कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। पीएच स्केल तो वाटर के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो सकती है, लाइक इफ वी चेंज द टेंपरेचर द वाटर पीएच स्केल। हाँ बिल्कुल सही है, पर आगे आई एडमिट दैट पीएच स्केल तो चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, पर यहाँ वो सवाल नहीं है, सवाल दूसरा बेटा, ठीक है ना? मैंने आपसे ये नहीं बोला कि पीएच स्केल पे आप, मतलब इस पर्टिकुलर सवाल में नेगेटिव लिखना गलत है, लेकिन यदि आप पीएच स्केल को एडजस्ट कर लो तो नेगेटिव हो सकता है। आपने स्केल एडजस्ट कर ली तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, चलो, और फिलहाल जो आपके पास स्केल है उसकी हम बात करते हैं। चलो भाई, इतना काफी है। अब मैं आपको पढ़ाता हूं नया टॉपिक। नया टॉपिक है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो आप टॉपिक का नाम डाल दें, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, और आप होमवर्क कर लेना बेटा, वाटर तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। वाटर तक जितने क्वेश्चन दिए वो सारे के सारे सॉल्व कर लेना। ठीक है ना? मतलब आप जब अपनी मॉड्यूल में देखोगे ना टॉपिक, तो आपको दिख जाएगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस एक्सरसाइज 1 में जो चालू होगा उसके पहले जितने क्वेश्चन दिए हो सब सॉल्व कर लेना। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताऊं, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व ऐसे करते हो जैसे कि बिल्कुल भागने के लिए, बिना मन से, मतलब क्वेश्चन का आंसर आ गया और बस आगे बढ़ गया, आंसर आ गया बस आगे बढ़ गया। उसके बाद वही क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया जाए सॉल्व करने के बाद, जिस क्वेश्चन पे आपने निशान लगाया हुआ है उसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने के बाद पूछ लूं आपसे एक दिन बाद ही, तो आपको भी पता है आधे से ज्यादा लोगों को याद ही नहीं होगा उसमें उन्होंने आंसर क्या सोच के लगाया था। ऐसा होता है आपके साथ कि नहीं होता? आप जरा मेरे को कंफर्म करो ये बात। जब आपने एक्सरसाइज 1 सॉल्व कर लिया,
15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब जब आप उसको दूसरे दिन देखोगे तो आपको कुछ याद नहीं आएगा कि पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कैसे किया था। 100% ही बात होती है, तो आपकी मेहनत पूरी बर्बाद हो जाती है। आपको क्वेश्चन से पहली बात भागना नहीं चाहिए। होता क्या है, बच्चे का क्वेश्चन सॉल्व हुआ और सॉल्व करते ही वो आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि उसको एक बात लगती है, अरे यार मतलब टाइम हो रहा है, नहीं हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व, और अब नहीं हो पा रहा है तो मैं आगे बढ़ूं, आगे वाला करूं, आगे वाला। आज मेरे को 50 क्वेश्चन सॉल्व करने, आज मेरे को 50 क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है बेटा। तो द थिंग इज दैट कि आप जब ये सोच के पढ़ाई करते हो तो आपकी वो सूडो स्पीड तो बढ़ जाती है, लेकिन आपकी एफिशिएंसी जो होती है वो कम हो जाती है। डोंट डू दैट। और कई बार ये भी होता है कि जब आप सवाल करने बैठते हो तो लगता है यार 15 होगा, यार 15 ही हुआ, 16वें पे तो मुझे नींद आ रही है, अब मेरा क्या होगा यार, 16 वाला तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं थक गया हूँ। बस आप उसी वक्त अपने दिमाग से ये बात हटाओ, थक गया हूँ, भग गया हूँ। सीधा सोचो, अरे करना है यार, अभी 35 क्वेश्चन खत्म करने हैं, फालतू की बात कोई नहीं। चलो कोई नहीं, थक गया दिमाग, आगे चलते हैं। आपको नेक्स्ट मोमेंट आपको लगेगा कि नहीं यार बन रहे हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन पे आराम से बैठो, उसको आराम से सॉल्व करो, है ना। डाउट है तो आप ग्रुप पे डाल देना, मैंने तो आपको मना नहीं किया। आप डाउट ग्रुप पे डालो, ग्रुप पे आप डाउट डालोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। नाउ आई सपोज दैट यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर है। जो भी हमने पढ़ा है, क्वेश्चन से भागना नहीं है, क्वेश्चन को वापस से सॉल्व करना है। उसको आप क्वेश्चंस की थ्योरी बना के अपने दिमाग में रट लेना है एक तरीके से। मतलब मैं तो बोल रहा हूँ सबसे आसान तरीका है सीखने का, पहले टीचर ने पढ़ा दिया, नोट्स पढ़ लिए, अपने कंसेप्ट बन गए, उसके नोट्स याद हो गए, उसके बाद एक्सरसाइज 1 सॉल्व करी, एक्सरसाइज 1 सॉल्व करी, सॉल्व करने के बाद में क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे सॉल्व किया, सब बात रट्टा मार ली। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किया था, मैंने ये सोचा था, मुझसे ये गलती हो रही थी, यदि ये सोचा था गलती हो रही थी तो उसी वक्त मॉड्यूल में बगल में लिख दो, मैंने ये सोचा था इसमें ये गलती थी परंतु ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। तो जब आप दोबारा उसको सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग पे क्या होगा, पहला पन्ना पढ़ोगे एकदम, पहली बार में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही रिवीजन करोगे आपको लगेगा मजा आ गया, पूरा का पूरा रिवाइज हो गया, पूरा दिमाग के अंदर सब याद आ गया। जितनी मेहनत पहले करी थी सोचने में, वो सारी की सारी मॉड्यूल पे लिखी हुई है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? और यदि मॉड्यूल पे नहीं लिखना चाहते हो तो मत लिखो, कॉपी पे लिख लो, कॉपी पे लिख लो, गंदा गंदा लिख लो कॉपी पे, कोई फर्क नहीं पड़ता। रफ कॉपी ले आओ बाजार से खरीद करके। क्वेश्चन नंबर 45 गंदा गंदा लिखा, चलो सॉल्व कर लिया, उसके बाद वहीं पे लिख लिया इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया था, मैंने सोचने में ये गलती करी थी लेकिन ये मेरी गलती थी, यहाँ पर ऐसे सोचना था। आप देखो जब आप नेक्स्ट रिवीजन पे आओगे ना टेस्ट के टाइम, तो आपको लगेगा यार मजा आ गया, मेरे को तो सब कुछ याद है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मैं तो फटाक दी से जाके टॉपिक पढ़ा सकता हूँ क्लास के अंदर। खैर, ये सब बातें मैं आपसे इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये सब बातें मैं खुद भी करता हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ये सब बातें मैं खुद भी करता हूँ। मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ आइला भूल गए, फिर मैं उनको दोबारा सॉल्व करता हूँ। आपको पता है केमिस्ट्री में सॉल्व नहीं करता हूँ, केमिस्ट्री में भूलने का सवाल ही नहीं उठता। समझा आप मेरी बात को? मैं दोबारा देखता हूँ। अभी मेरा मॉड्यूल कंप्लीट हुआ एनएलएम और फ्रिक्शन का, मैंने दोबारा चालू कर दिया आज, मेरा आज ही कंप्लीट हुआ, मैंने दोबारा चालू कर दिया। 1 नंबर क्वेश्चन से 160 क्वेश्चन उसके अंदर, दोबारा चालू कर दिया। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। समझ गया आप मेरी बात को? मैंने कहा जब तक एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन कंसेप्ट समेत रट नहीं जाएगा तब तक इसको करता रहूंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो आप मेरे से जब क्वेश्चन पूछोगे सर क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है, तो मैं बोलूंगा 3000 न्यूटन है इसका आंसर। सर क्यों है इसका आंसर? क्योंकि बेटा इसमें ऐसा होता है लेकिन इसमें पैच वाला दिया है, लेकिन करना है इसको ऐसे, मैं तुमको बता दूं। मैं लगा रहा हूँ वाह यार, आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस। तुम्हें भी ऐसे ही करना है, क्योंकि मैं भी तो स्टूडेंट हूँ आपकी तरह, हम सब स्टूडेंट हैं, हम सब सीख रहे हैं। और जो कहते हैं वो स्टूडेंट नहीं है, वो बेटा उनको कभी कुछ जीवन में आएगा भी नहीं। हम सब सीख रहे हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यार मैं उसका इंतजाम कर रहा हूँ कुछ कुछ करके। एक तो तुम लोग बीच में हरकतें पटक देते हो तो मेरा दिल टूट जाता है ना। कोई भी इंसान अपने जीवन में मेहनत करता है तो वो ये सोचता है कि क्या कहते हैं, सामने वाले लोग उसकी मेहनत का मतलब थोड़ा वैल्यू करेंगे। अब जब सामने वाले लोग उसकी मेहनत की वैल्यू नहीं करते तो इंसान ना मेहनत करना बंद कर देता है। ये बात जो होती है ना, ये सामाजिक सामाजिक बात जो है ना, वो अपन को समझनी चाहिए। यदि हम ऐसे ही चलते रहेंगे जैसे हमारा समाज आज की डेट में चल रहा है कि किसी से काम पड़ा
अपन ने क्या किया, उससे काम निकाला, उसके बाद आगे बढ़ गया ये सोच के अब तो इससे मेरे को कोई काम नहीं है, चलो आगे बढ़े। यदि पूरे समाज में लोग ही ऐसे हो जाएंगे तो हम सब तो खत्म हो जाएंगे ना सामाजिक रूप से। द थिंग इज दैट कि अपन को सामने वाले की मेहनत की वैल्यू सदा करनी चाहिए। यदि वो मेहनत कर रहा है, मैं आपको बताऊं, अभी मैंने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, एक बड़े टीचर का, जो सो कॉल्ड बड़ा, मैं आपसे बोल दूं 1.5-2 लाख बच्चों ने उसका लेक्चर देखा हुआ है। इस समय इंडिया में लपक के नाम चल रहा है, एकदम गलत सलत पढ़ाया है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बट आई नेवर, मेरे को पहली बार लगा यार इसको डिसलाइक करना चाहिए, फिर मैं कहा रहने दे यार, अगला बंदा जो है 1-1.5 घंटे खड़ा रहा होगा, उसने उसके बाद एडिटिंग की होगी, सब कुछ किया होगा, इसके बाद में जाकर के उसने जो है इसको पढ़ाया होगा। आई शुड नॉट डू दैट। उसकी मेहनत है बेचारे की, वो बात बिल्कुल सही है, 101% सही है, गलत पढ़ा है, बट आई डोंट से एनीथिंग। हमको दूसरों की मेहनत को सदा अप्रिशिएट करना चाहिए, दैट इज इट। तभी तो वो हमारे लिए मेहनत करेंगे। यदि हम ऐसे ही चलेंगे, मतलब दूसरों का मजाक बनाएंगे, तो फिर वो हमारे लिए मेहनत थोड़ी ना करेंगे कभी। और इसका नुकसान होता है, 101% होता है, घूम फिर के आता ही आता है। सॉल्ट, टाइप ऑफ सॉल्ट एंड कॉन्जुगेट। ओके बेटा, सॉल्ट। अब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ाता हूँ, टॉपिक है ना, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले सॉल्ट होता क्या, नमक क्या होता है? बोले सर रोज ही खाते हैं हम तो। डेफिनेशन भी कर दो। सॉल्ट, इट इज फॉर्म्ड व्हेन अ एसिड reacts with a base। जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करे उसको बोलते हैं अपन सॉल्ट। जैसे कि NaOH और HCl आपस में खेल लिए, बना NaCl। अब इसमें सॉल्ट कौन सा है बताने की जरूरत तो नहीं बेटा, ये सॉल्ट है कि ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट हो गया, ठीक है बेटा। और सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट इज अ स्पीशीज which contains acidic radical, acid and basic radical। जो एसिड से आया उसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, जो बेस से आया उसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। अब NaCl में Cl का से आया एसिड से, तो एसिडिक रेडिकल हो गया। Na का से आया NaOH से, तो वो क्या हो गया? बेसिक रेडिकल हो गया। करेक्ट है बेटा। ये दूसरी डेफिनेशन होगी सॉल्ट की। तीसरी डेफिनेशन, salt is a species on hydrolysis of which we obtain acid plus base। जैसे कि तुम्हारे पास मान लो अमोनियम एसिटेट, ये एक सॉल्ट है। इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे, ये नेगेटिव वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो नेगेटिव पार्ट से H+ जुड़ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट से OH नेगेटिव जुड़ जाएगा। हाइड्रो मतलब वाटर और लिसिस मतलब टूटना, तो वाटर टूट जाएगा, इनमें बट जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, और क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड बन जाएगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये क्या है? एसिड है, और ये क्या है? बेस है। तो सॉल्ट की 3 डेफिनेशन मैंने आपको बता दी। इट इज फाउंड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस। Second, it is a species which contains both acidic and basic radical. Third, salt is a species on hydrolysis of which we obtain acid plus base। ठीक है बेटा? हाँ, एक ही बात है, घुमा के 2 बार क्या 3 बार लिख दी बेटा, ठीक है ना? तो ये 3 अलग अलग डेफिनेशन है जो कि सॉल्ट की हमको पता होनी चाहिए, ठीक है बेटा? तो ये 3 डेफिनेशन है सॉल्ट की, ध्यान से पढ़ो, सब में हल्का हल्का अंतर है, एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं है, ठीक है ना? ये 3 हो गए बेटा। अब कई लोग क्या करते हैं, टाइप ऑफ सॉल्ट बता देते हैं। टाइप ऑफ सॉल्ट क्या होता है? टाइप ऑफ सॉल्ट, तो पहला है नॉर्मल सॉल्ट। तो नॉर्मल सॉल्ट कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड व्हेन नॉर्मल सॉल्ट, ये तुम लिख लोगे क्या? फालतू में लिखने का काम क्यों किया जाए? ये नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट,
डबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, है ना। ये तुम अपनी कॉपी पे लिख लेना। तुम्हारे देखो अपना मॉड्यूल देखो, मॉड्यूल देखो, मॉड्यूल देखो, मैं समझाता हूँ, पूरा समझाता हूँ, आप टेंशन मत, समझाऊंगा पूरा। मेरे पेज नंबर तुम्हारा पेज नंबर मैच नहीं करता, इसलिए 133 नंबर का पेज है, 133 नंबर का पेज है। देखो नॉर्मल सॉल्ट लिखा होगा, एसिडिक सॉल्ट लिखा होगा, बेसिक सॉल्ट लिखा होगा, उसके बाद डबल सॉल्ट लिखा होगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखा होगा, मिक्स्ड सॉल्ट लिखा होगा, टाइप ऑफ जनरल सॉल्ट लिखा होगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर लिखा होगा, लिखा है। चलो समझाता हूं मैं आपको ये। ये वाला पोर्शन मैं आपको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के एंड पे पढ़ाऊंगा, जो आपको लिख के लेके आना है कहां तक, रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर तक। कहां तक लिखना है, रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर तक। लगभग ये हो जाएगा 1-2 पेज, लगभग 2 पेज है। हाँ, टिल इलस्ट्रेशन, एकदम सही, टिल इलस्ट्रेशन आपको लिखना है, टिल इलस्ट्रेशन लिखना है, ठीक है। ओके डन। अब आप इसको लिख लाना। अब मैं आपको हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसका ये लिखने का काम ज्यादा है, तो जब आप लिख लाओगे तब मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। सॉल्ट तो सबको समझ में आ गया क्या होता है। ये सब टाइप ऑफ सॉल्ट वगैरह डेफिनेशन वाले पार्ट हैं, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप लिख लाना, मैं आपको सारे समझा दूंगा इनमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कल लिख लाओगे, कल लिख लाना बेटा, है ना, क्योंकि कल ये टॉपिक कंप्लीट मैं लगभग लगभग कर दूंगा। चलो नाउ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस क्या होती है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस समझना बेटा, ठीक है ना। क्या होती है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, उस पर ध्यान दो। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब है सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस, मतलब सॉल्ट, जब सॉल्ट का नहीं, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर का टूटना इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रो मतलब वाटर और लाइसिस मतलब टूटना। तो जब पानी टूटता है, जब पानी टूटता है इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, तो उसको बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है बेटा। अब सुनना, सॉल्ट जो होते हैं वो छोटा मोटा बता देता हूँ, छोटा मोटा बता देता हूँ सॉल्ट के बारे में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। तो वीक एसिड, वीक बेस वाले सॉल्ट, सॉल्ट। अच्छा, वीक एसिड वीक बेस वाले सॉल्ट कौन से होते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले बताते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाले सॉल्ट। अब स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन सी होती है तुम लोग को याद है, HClO4, HI या H2SO4 लिख देता हूं, जिससे एक साथ ये वाले याद हो जाएंगे, HI, HBr, HCl, HNO3। ये क्या हुई, स्ट्रॉन्ग एसिड हुई। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी होती है, मेनली NaOH, KOH, RbOH, CSOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। इसके अलावा जो बची वो सब क्या है, वीक एसिड और वीक बेस है। इसके अलावा कोई एसिड है तो वीक एसिड है, इसके अलावा कोई बेस है तो वीक बेस है। इनऑर्गेनिक एसिड और बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा, ठीक है। याद कर लिया सब लोगों ने, याद कर लिया सब लोगों ने, ठीक है। HClO4, H2SO4, HI, HBr, HCl, HNO3, ठीक है। NaOH, KOH, RbOH, CSOH, ये 1A के हो गए, और 2A के आखिरी दो वाले। अब इनसे कोई यदि सॉल्ट बनता है तो उसको अपन बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब कोई भी सॉल्ट बनाना, मान लो ये दो कंबाइन हुए तो सॉल्ट का नाम क्या होगा, ये दो यदि कंबाइन हुए तो सॉल्ट का नाम क्या होगा, NaClO4। ये दो कंबाइन हुए तो नाम क्या होगा, KClO4। ये दो कंबाइन हुए तो नाम क्या होगा, Na2SO4, Na2SO4। समझ में आ रही बात तुम्हें, आ रही है बात समझ में, ठीक है ना, ठीक है ना। अब कोई भी सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट किससे बना हुआ है,
स्ट्रॉन्ग एसिड से, वीक एसिड से, वीक बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस से, वो पता बहुत आसानी से लगा सकते हो। जैसे मान लो किसी ने आपको सॉल्ट दिया NaNO3, तो तुम्हें यदि ये पता लगाना है इसका बेस क्या और एसिड क्या है, तो बहुत ही सरल काम है। Na पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, NO3 पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो जिसपे पॉजिटिव चार्ज है उस पे OH नेगेटिव जोड़ दो, और जिसपे नेगेटिव चार्ज है उस पे H प्लस जोड़ दो और बीच में रेखा खींच दो, NaOH आ गया बेटा। ये कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है, देखो स्ट्रॉन्ग बेस में लिखा हुआ है। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। मान लो इसकी जगह होता NH4NO3, तो NO3 नेगेटिव होता, NH4 पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव वाले पार्ट पे क्या जोड़ोगे? OH नेगेटिव। नेगेटिव वाले पार्ट पे क्या जोड़ोगे? H प्लस, रेखा खींच दो बीच में। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक बेस है, क्योंकि इसमें तो आ नहीं रहा, इसका मतलब वीक है, तो इसका मतलब इट इज ए सॉल्ट ऑफ, इट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। बोलो तरकीब समझ में आई कैसे निकालते हैं? तरकीब समझ में आई कैसे निकालते हैं? अब दो चार आप निकाल के बताओ। देखो, यदि मान लो मेरे पास सॉल्ट है K2SO4, K2SO4, तो बताओ ये काय से आएगा? अब K2SO4, इस पे K प्लस है और इस पे 2 नेगेटिव है, तो जिस पे नेगेटिव है उस पे क्या जोड़ेंगे? H प्लस, तो इस पे 2H प्लस जोड़ देंगे, और इस पे क्या जोड़ेंगे? OH नेगेटिव, तो ये KOH हो जाएगा। अब 2OH नेगेटिव जोड़ दो, यदि 2K है तो 2KOH हो जाएगा, और ये हो जाएगा H2SO4। तो इट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। मान लो किसी ने आपको दे दिया CH3COONA, पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर होगा? सोडियम के ऊपर, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे नेगेटिव चार्ज। अब उसने पूछा ये सॉल्ट कैसा है, तो Na पे क्या जोड़ोगे? OH नेगेटिव। एसिटेट पे क्या जोड़ोगे? H प्लस, कट लगा दो। एसिटिक एसिड कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग के वीक? वीक एसिड है। और NaOH कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इट इज ए सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। समझ में आया सब लोगों को? समझ में आया सब लोगों को? इस तरीके से हम जो है वो डिटरमाइन करते हैं कि सॉल्ट किस प्रकार का है। स्ट्रॉन्ग एसिड का है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का है, वीक एसिड वीक बेस का है, या और भी वैरायटी हो सकती है। क्लियर है बेटा इतनी बात सब लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा बताओ, यदि मेरे पास NaCN है तो बताओ ये सॉल्ट किस टाइप का होगा? NaCN है तो सॉल्ट किस टाइप का होगा? नहीं, NaCN है, Na प्लस है, Cn नेगेटिव है, तो ये OH हो जाएगा, ये HCN हो जाएगा। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, तो इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। करेक्ट है? करेक्ट है। यदि मान लो हमारे पास NH4CN है तो सॉल्ट कैसा होगा? NH4CN है तो कैसा होगा? इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, इस पे OH जुड़ेगा, इस पे H प्लस जुड़ेगा। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस और HCN वीक एसिड, इट इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस। सबको आ गया पहचानना? सब पहचान लोगे? वीक एसिड वीक बेस क्या होता है? वीक एसिड क्या होता है? जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वो वीक होता है, जो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है वो वीक होता है। और स्ट्रॉन्ग कौन से हैं? ये है। वीक बेस कौन सा होता है? जो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है वो वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग कौन से हैं? ये वाले। आराम से आ जाएगा। बोलो आया? बोलो आया? सब लोग पहचान लोगे? वेरी नाइस। चलो भाई, अब हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये तो सबसे पहले आपने पहचाना कि सॉल्ट को पहचानना कैसे है कि किस प्रकार का सॉल्ट है। अब इसके बाद अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे सॉल्ट का। मिटा दूं मैं उसको? तो सबसे पहले आप टॉपिक डालें, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ
strong acid and strong base. Hydrolysis of salt of strong acid and strong base, SASB. स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। अब सामने लिखो आप लोग नो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। सामने लिखो नो हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं है। ठीक है, अब इसी दौरान मैं आपको बता दूंगा हाइड्रोलिसिस एक्चुअली है क्या। एक डेफिनेशन तो बता चुका हूं, जैसे आपके पास NaCl है, दिस इज ए salt of strong acid strong base, no hydrolysis occurs. Actually hydrolysis is a reverse phenomena of neutralization. Actually hydrolysis is a reverse phenomena of न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन जैसे कि HCl और NaOH आपस में रिएक्ट करते हैं, दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। इट फॉर्म्स NaCl प्लस वाटर। तो इसकी जो रिवर्स रिएक्शन होती है, ये वाली रिएक्शन कौन सी है बेटा, ये वाली है न्यूट्रलाइजेशन, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। इसकी रिवर्स रिएक्शन क्या होगी, NaCl पानी के साथ कंबाइन होकर के HCl प्लस NaOH बनाएगा, दिस इज हाइड्रोलिसिस, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। पर मैंने बोला ये वाला स्टेप होता ही नहीं है, और मैंने क्या बोला, ये वाला स्टेप होता ही नहीं है, यही बोला ना मैंने, ये वाला स्टेप नहीं होता है। बताएंगे बताएंगे, टेंशन मत लो, बताएंगे। ठीक बेटा, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट होती है, तो उसकी ड्राइव फॉरवर्ड रिएक्शन की बहुत ज्यादा होती है, तो बैकवर्ड रिएक्शन की ड्राइव ऑलमोस्ट नहीं होती है। ठीक, अब सुनना, यदि मान लो समय है क्या हमारे पास इतना, यदि मान लो 2 मिनट है वैसे, तब तक हो जाएगा ये। यदि मान लो Na प्लस ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा बेटा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले पार्ट से रिएक्ट करेगा, तो NaOH बनाएगा और H प्लस बनाएगा। बोलो हाउ, यदि रिएक्शन हुई तो ऐसा ही होगा। पर NaOH क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये फट दी से टूट जाएगा Na प्लस प्लस OH नेगेटिव में, और ये H प्लस और OH नेगेटिव आपस में रिएक्ट करके फिर से क्या बना देगा, Na प्लस प्लस HOH, तो लौट के बुद्धू घर को आए। बोलो बेटा, अरे NaOH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण ये 100% टूट जाएगा Na प्लस और OH नेगेटिव में, और OH नेगेटिव तुरंत ये जो H प्लस से रिएक्ट करके वाटर बना लेगा, तो लौट के बुद्धू घर को आए, तो इट इज इक्वल टू नो रिएक्शन। सुबह का भूला सुबह ही वापस आ जाए तो उसको भूला थोड़ी ना बोलते। आया समझ में सब लोग को। इसी प्रकार से यदि क्लोराइड ने HOH के साथ रिएक्ट किया तो क्लोराइड इसका प्लस वाला पार्ट पकड़ेगा, तो ये क्या बना देगा, HCl प्लस OH नेगेटिव। अब अगेन इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो इट विल टूटो 100% into Cl negative plus H plus beta, which will combine with the OH negative ion तुरंत to form HCl plus sorry not HCl, H plus और OH negative will combine to form water plus Cl negative। तो आपने देखा इट इज इक्वल टू नो रिएक्शन, हम जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए। Therefore hydrolysis of NaCl will not occur। क्या सबको बात समझ में आई है, हाइड्रोलिसिस होता क्या है ये बात समझ में आई है, इट इज द रिवर्स फिनोमेना ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, रिवर्स फिनोमेना ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। चलो भाई करो जल्दी से, आज का समय समाप्त हुआ, आज की सेवा भी समाप्त हुई। टाटा बाय बाय, सी यू, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और लेक्चर्स को रिवाइज करते रहें। ठीक है, लेक्चर को रिवाइज करते रहें। आपने 2-3 दिन से लेक्चर ज्यादा रिवाइज नहीं किया, जहां तक मेरा ख्याल है लेक्चर को बहुत अच्छे से रिवाइज करो, बहुत अच्छे से रिवाइज करो। ठीक है, हाँ ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में होता है,
आगे चल के जो पढ़ाऊंगा उसमें हाइड्रोलिसिस होगा, लेकिन ये पहला केस था। बाय बाय।